जय हिंद दोस्तों। ये जो जीएस का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, हमारे एसएससी प्रीवियस ईयर सोल्व करने वाली जो सीरीज है उसमें स्टेनोग्राफर वाला पेपर सोल्व किया है हमने। और स्टेनोग्राफर में जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके 25 क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है और अब आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमने ध्यान से देखा है सोल्व करते हुए कि किस पेपर में जीएस का कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये भी तो हम चीज़ें नोटिस करते हुए चल रहे हैं ना, ताकि हम उस एरिया पर ज़्यादा फोकस करें और फोकस उस लेवल का करें कि कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक से क्वेश्चन को ज़रूर टच करें और पेपर में अच्छे नंबर पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 तक तो उसमें कवर कर लिया। अब इस पार्ट में हम देखेंगे 76 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका प्रकाश छोटे कणों से बना होता है। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश छोटे कणों से बना होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। जो देखो प्रकाश के जो छोटे छोटे कण हैं ना भाई, वे छोटे छोटे कण वही तो फोटान कहलाते हैं। प्रकाश के छोटे कण, जिन छोटे कणों से प्रकाश बना होता है उन्हीं को फोटान कहते हैं। अच्छा, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये एक प्रकार का आपका जो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये एक नाभिक जो होता है कोई तो उसमें रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, एक जे टॉमसन है उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और ऐसी प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो रदरफोर्ड है। और आपका अब आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो चैडविक है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई थी, जो ट्रिक मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, और पर का मतलब हो गया पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, और नाच न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो यानी इनके खोजकर्ता इन्हीं के साथ है। तो ईंट पर नाच ये एक ट्रिक आप याद कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब अल्फा कण की बात कर लेते हैं। जो अल्फा कण हैं, अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि अल्फा कण कौन किस प्रकार के नाभिक होते हैं। ये हीलियम नाभिक होते हैं और इनकी संरचना में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने कि इसमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 77 है, ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। देखो जो आपका सिलिकॉन है ये भी सेमीकंडक्टर है, सेलेनियन है ये भी सेमीकंडक्टर है, और जर्मेनियन है ये भी आपका सेमीकंडक्टर है। जबकि जो क्रिप्टन है, क्रिप्टन सेमीकंडक्टर नहीं, यानी ये यौगिक नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 78। देखो हमें यहाँ थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करना पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा गहराई से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बाकी अपने जो हम टॉपिक कवर करते चलेंगे इस सामान्य विज्ञान का, उसमें मैं बहुत अच्छे से इनको कवर करूँगा। और एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में 0.239 कैलोरी होती है, 0.239 कैलोरी, और इसी को हम लिख सकते हैं 0.24। तो ये इसका आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेगाबाइट में मापा जाता है। मेगाबाइट, देखो जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता को आप डेसिबल होता है, डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल। और भूकंप की तीव्रता जो है वो आपकी मापी जाती है, जो भूकंप की तीव्रता नापने का जो पैमाना है वो है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने का आविष्कार 1935 में हुआ था और चार्ल्स रिक्टर ने किया था, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चार्ल्स रिक्टर अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिक्टर पैमाने का आविष्कार किया। और रिक्टर पैमाने से क्या भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, मैंने बता दिया, आप लिख भी सकते हो, इतने आराम से मैंने बताया है। और ये एग्जाम में आता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, रिक्टर पैमाना, ठीक है। अच्छा, तो मेगाबाइट पूछा था, तो इसका आंसर तो है कंप्यूटर की मेमोरी की जो क्षमता है वो बाइट में मापी। देखा आपके फ़ोन में मेमोरी होती है ना कि एमबी सुना, वही तो मेगाबाइट होता है। एमबी, जीबी,
जीबी गीगाबाइट होता है, एक टीबी होता है टेराबाइट, जो लैपटॉप कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान समझें। बिजली की खपत तो आप समझ ही रहे होंगे, किलोवाट, किलोवाट घंटा सुनिए ना, यूनिट किलोवाट घंटा, किलोवाट इसकी मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक, अगले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों देखो, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का उपयोग किया जाता है? वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। एनालॉग कंप्यूटर पहले आते थे, स्टार्टिंग में प्रथम कंप्यूटर जो थे हमारे वो एनालॉग कंप्यूटर थे। दशमलव संख्या विधि तो आपके नॉर्मल संख्या होती हैं, 1 2 3 4 जो लिखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को ही यूज किया जाता है कंप्यूटर में, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे पास है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? देखो ये हमें कुछ दवाएं दी हुई हैं, निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? जो एंटासिड जो है, एंटासिड जो दवाई है उस दवाई का उपयोग अपच के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक जो नॉर्मली आपने सुना है, जेनेरिक जो दवाई हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीसेप्टिक दवाई वे होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कहीं लोहा से हाथ और पैर कट जाता है तो तब उसे एंटीसेप्टिक दवाई दी जाती हैं। अच्छा, बाकी इसका आंसर सी है एंटासिड। आपको इतना ध्यान रखना है बस, ये आपके लिए थोड़ा नया शब्द है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं। वो आपका मन है कि आप गूगल करेंगे नहीं करेंगे। आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना तो आप गूगल कर सकते हो, नहीं लेना है, टाइम पास करना है तो फिर तो अपना चले रहिए ऐसे ही, वीडियो भी मत देखिए चाहे, फिर तो आपकी मर्जी है। लेकिन यदि सिलेक्शन लेगा तो इन पेपर में से काफ़ी कुछ मिलेगा, मैं आज लिख कर दे देता हूँ आपको। बताओ, मक्खन लगाने वाली बात नहीं है, मुझे अपना कोर्स नहीं बेचना है दोस्तों, कि मैं कोर्स बेचने के चक्कर में मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका मन करे लो, आपका मन करे ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिलेक्शन चाहिए तो लीजिए, गूगल करिए, सर्च करिए, करना चाहिए पढ़ने वाले के लिए। तो जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो यही तो करते हैं। एक अपच पद मिलेगा। अब किसी को पता नहीं अपच क्या होता है, मैं कहूँ मुझे भी नहीं पता, आप कहूँ आपको भी नहीं पता, तो इसको गूगल करो ना जब नहीं पता, ताकि कम से कम इसके बारे में नॉलेज हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से तो कर तो लेंगे ना। ये वैसा क्वेश्चन है तो इसको हर कोई नहीं करता। जो बच्चे फर्स्ट रैंकर होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वही तो ऐसे क्वेश्चन वो करते हैं। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कर्तंक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कर्तंक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा रसायन ऐसा है जो कर्तंक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो जिंक सल्फाइड जो है वो कर्तंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल सही है। एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, ये ठीक है। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसमें 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। काफ़ी जगह, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसा प्राकृतिक पदार्थ क्या है कि जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है? या ये ऐसे इस टाइप से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कई एग्जामों में, और कई बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इनको बहुत अच्छे से आप देख लो। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी सिरके में एसिटिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। लेकिन इमली के अंदर सीट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करके लिख लें, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने कि ऊर्जा बचत में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सहायक है? ऊर्जा बचत में दोस्तों, ऊर्जा बचत करना है। अभी ये सरकार की योजना आई थी, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया होगा। जो सरकार ने एलईडी बल्ब दिए थे ना, वो कि बिजली घर में से भी आप 3 साल की गारंटी के लिए ले आओ, 70-80 रुपये का बल्ब मिल जाएगा, 100 रुपये का एलईडी बल्ब मिलता है, 1 साल की गारंटी मिलेगी नॉर्मल दुकान से आप लोगे। तो वो एलईडी जो बल्ब हैं ये ऊर्जा की बचत करने के लिए, ताकि ऊर्जा को सेव किया जा सके, तब इनको लाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
86। ये है भारत और अन्य जगहों पर बायोमास को खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। बायोमास को प्राप्त करने के लिए मैं आपसे बात करूं कि जो बायोमास है, बायोमास पर कैसे मूंगफली के गोलों से भी प्राप्त कर लेंगे, गन्ने के बगास से भी कर लेंगे, चावल की भूसी से भी कर लेंगे, यानी सभी विकल्प ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबी से गरीबी लोगों की मदद करना। कल ही अब जब हम डिस्कशन कर रहे थे अपने टेलीग्राम पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ हमें पता लगा था कि जो निर्धनता को अंत्योदय 2000 में शुरू की गई योजना है अंत्योदय, तो उसका मतलब यही था कि गरीबी से गरीबी लोगों की मदद करना। यानी उसमें अंत्योदय का मतलब है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ना, उनमें भी और गरीब है, उनकी मदद करना। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसका हमने अपने डिस्कशन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इनको, क्योंकि हमारा टेलीग्राम पर इकोनॉमिक्स का डिस्कशन चला हुआ है, तो आप जुड़ सकते हो 3 से 4 तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। वहाँ आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, और काफ़ी कंटेंट आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जांच चलैया समिति द्वारा की जानी थी? चलैया समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इस टाइप की जो समितियां हैं, अशोक मेहता समिति, ऐसी समितियों को हमें ध्यान से रखना चाहिए कि वे किससे रिलेटेड हैं। ऐसी समितियां, ये इंपॉर्टेंट समिति हैं। जेवीपी समिति, ये किन से संबंधित समितियां हैं? तो जैसे आपकी चलैया समिति है वो कर से रिलेटेड समिति है, कर से। केंद्र राज्यों से संबंधित समिति क्या है? औद्योगिक बीमारी से संबंधित कोई समिति है क्या? बीमा से संबंधित कोई समिति है क्या? या फिर जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति और पंचायती राज से संबंधित है, स्तर विन्यास से संबंधित है? तो आपको इन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यदि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम इन्हें करने की कंडीशन में हो, इन क्वेश्चन को हम कर सकें। अगली बात देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका है 89। क्वेश्चन नंबर 89 आप, मैं यहाँ से फोकस कर देता हूँ। 1928 में सर सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सीवी रमन सुनते ही आपके मस्तिष्क पटल पर आ जाना चाहिए कि प्रकाश के जो फोटॉन से रिलेटेड बातें थी उन पे ने रमन इफेक्ट दिया था इन्होंने, और रमन इफेक्ट में पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो 1928 में ये पुरस्कार मिला था सीवी रमन सर को रमन इफेक्ट को लेकर, और ये रिलेटेड था आपका लाइटी, प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश की से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान द्रोण पुरस्कार गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पुरस्कार है, खालिस्तान को दिया जाता है। ये जो कोच होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप सुने आराम से, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा सुनने मात्र से ही। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु से आप क्या समझते हो? जो हमें कोच करता हो, कोचिंग देता हो, जो हमारा टीचर है, जो हमारे गुरु है, जो हमें कोई शिक्षा देता है, वही तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो किसको दिया जाएगा? ये जो हमें कोच करेगा, ठीक है ना, जो हमारे कोच, हमारे गुरु होंगे, उनको दिया जाता है। किसी खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है, अच्छे कोच को दिया जाता है ये पुरस्कार। ये पहला पुरस्कार 1985 में दिया गया था। 1985 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था, और भल्लाचंद्र भास्कर भागवत जो हैं, उनको पहला पुरस्कार दिया गया था ये। और इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है, $21,900 दिए जाते हैं, $21,900। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात जब ये पूछ सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किनको दिया जाता है, तो ये भी तो पूछ सकता है कि पहला पुरस्कार कब दिया गया था, किस व्यक्ति को दिया गया था, या गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि है। यदि ये पुरस्कार नहीं पूछता, दूसरे पुरस्कार पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे इसी में गोल्डमैन पुरस्कार पूछा था, किस क्षेत्र से संबंधित है, इसी पेपर में, स्टेनोग्राफर के इसी पेपर में पूछा था। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, तब जाके होगा। सारा दिन यूट्यूब में लगे रहने से कुछ नहीं होगा। टाइम ज़्यादा बर्बाद मत करिए दोस्तों, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी?
ओलंपिक स्पर्धा में पहल पदक जीतने वाली पहली जो महिला थी ना, वो आपकी थी कर्णम मल्लेश्वरी। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये यहाँ है कल्लम मणे, ये रहा दोस्तों, ये रहा मैम का नाम कर्णम मल्लेश्वरी। ये पहली महिला है जो ओलंपिक व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता था इन्होंने, पहली महिला, भारतीय महिला, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस राज्य से? कुचिपुड़ी। अच्छा दोस्तों एक बात देखो आप ध्यान से, जो कुचिपुड़ी है, एक कुचिपुड़ी है, एक भारतनाट्यम है, एक कथकली है, एक कथक है, ये 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। इन 8 शास्त्रीय नृत्य को याद कर लो। एक सत्रिया है जो असम का है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कुचिपुड़ी कहाँ है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश का एक और नृत्य है जिसे वीर नाट्यम कहते हैं, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो केरल का क्या है फिर? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और केरल का है आपका कथकली, उत्तर प्रदेश का है कथक, ठीक है। इस प्रकार से आपको 8 के 8 जो मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं उनको याद कर लेना चाहिए, जो एग्जाम में जिनकी बारंबारता है, ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं तो केवल आपके रास्ते को आसान कर सकता हूँ, आपका सिलेक्शन तो मैं नहीं लिख सकता कि हाँ ये सिलेक्शन हो गया, ले जा लिस्ट, बिना पढ़े सिलेक्शन हो गया। आपको मैं स्मार्ट स्टडी करा सकता हूँ, इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना आप टाइम दे रहे हैं, वो बर्बाद नहीं जाएगा। दोस्तों विश्वास करना मेरे ऊपर कि आप जितना टाइम दे रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, वो बर्बाद नहीं जाने दूंगा। अच्छा, नई दिल्ली में खालिस्तान में मतलब वर्ष के महीनों में जनता के लिए खुले हैं। ये जनवरी और फरवरी में खुलते हैं, इसको आप गूगल करेंगे, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, आपको गूगल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 95वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 को ध्यान से देखेंगे, और ये है गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये वातावरण से संबंधित है। ये जो एक अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में ये है, और एक फाउंडेशन है गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन, गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये वातावरण से रिलेटेड है, वातावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नाम की किताब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, APJ अब्दुल कलाम जी की ये किताब है, तो आप इसे ध्यान रखें। और महात्मा गांधी जी की किताब, और बड़े बड़े जो हमारे व्याख्यात नेता लोग हैं, जो हमारे मतलब आज़ादी में योगदान दिया, काफ़ी अच्छे वर्क किए, उनकी किताबों का आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक ये क्वेश्चन है आपका 97, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की या करने की, नहीं पूछा जाएगा। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन, ये पूछा जा सकता है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन, देखो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को इनका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। सार्क में कितने कंट्री हैं या कौन कौन कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करता है, उसको आपको देख लेना है, गूगल करना है, करना पड़ेगा गूगल, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। यदि आपको अच्छी रैंक लेकर आना है CGL में या किसी भी एग्ज़ाम में, पढ़ना तो पड़ेगा, और एक बार अच्छी रैंक आ जाए आपका नाम रोशन हो जाएगा। अच्छा, विवेक एग्जामपुर के जो डायरेक्टर हैं, जो एग्जामपुर के साइट पर नहीं पढ़ाते हैं विवेक, वो इसमें यूपी पुलिस दरोगा में तो टॉप रैंक आई थी, बस इतना ही तो हुआ था, उसी से देख लो कितने फैल गए। और एक बार नाम चढ़ जाओ फिर तो तुम कुछ भी करो वही लोग बाग फॉलो करेंगे। आज मैं हूँ, अभी मुझे इतना लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कल मैं IAS हो जाऊँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो लोग बाग यदि मैं कुछ गलत भी कहूँगा ना उसे भी फॉलो करेंगे। ये लोगों की मानसिक प्रवृत्ति होती है, लोगों को फिर मैं गलत भी कहूँ उसे भी सही समझेंगे। और आज जिन लोगों को मैं सही भी कहूँ तो सिर्फ सोचेंगे अरे बकवास है, ऐसे टीचर देखे हैं, बहुत फिरते हैं ऐसे। तो इसलिए फोकस करें, अपना ड्रीम को अचीव करने का फोकस करें।
पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। बांग्लादेश की भी पहली महिला प्रधानमंत्री देख लो, नेपाल की देख लो, जो हमारे नियर बाई के कंट्री है उनकी देख लो, भारत की देख लो, ये भी तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी नारायणी के नाम से जाना था। ये गंगा नदी की लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ये गंगा नदी की। ये यहाँ तो पूछे नेपाल के गंडक नदी को क्या कहा जाता है, कहीं ये भी तो पूछ सकता है निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो वहाँ आपका हेल्प करेगा ये। ठीक है, नारायणी नाम देती आप हैं, ये क्या आ गया, ये ऐसा करोगे। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा फोकस करें, डीपली पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, अच्छा नंबर लाए। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इसको प्लीज़ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि उन गरीब लोगों तक पहुँचा जा सके जो अपनी पैसों में कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो बेचारे फ्री के चक्कर में रहते हैं, उनको कंटेंट मिले, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिले। ये एक ऐसी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, आपका एसएससी के किसी भी पेपर में, जीएस में से काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।